सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोग जो है काश्तकारों के वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कितने प्रकार के काश्तकार होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत धारा 4 से लेकर धारा 8 तक की धाराओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धारा 4 को देखते हैं, जिसमें काश्तकारों के वर्ग को बताया गया है, यानी काश्तकार कितने प्रकार के हैं। तो काश्तकारों के 4 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला है भूधारक वर्ग, वह व्यक्ति जो भूमि पर मालिकाना अधिकार रखता हो तथा काश्तकारों से लगान वसूलने के लिए अधिकारी हो, उसे ही भूधारक वर्ग बोलते हैं, यानी जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग को ही जो है भूधारक वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है। फिर अगला है रैयत वर्ग, वह व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों अथवा भाड़े के श्रमिकों द्वारा खेती करने के लिए भूधारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रैयत वर्ग। अब ये जो रैयत वर्ग है यह भी 3 प्रकार के होते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। रैयत वर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है अधिभोगी रैयत, देखते हैं क्या है ये। वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार रखता हो, उसे अधिभोगी रैयत बोलेंगे। याद रखिएगा, अधिभोगी रैयत कौन है, तो वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार रखेगा, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, अधिभोगी रैयत बोलेंगे। फिर दूसरा है अंधिभोगी रैयत, यानी वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार नहीं रखता हो। याद रखिएगा, वैसा व्यक्ति जो धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार नहीं रखता हो, उसे क्या बोलेंगे, अंधिभोगी रैयत बोलेंगे। और फिर तीसरा जो है खूट कट्टीदार या खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत होता है। अब यह कौन होंगे, इसे देख लेते हैं हम लोग। यानी वह रैयत जो गांव के मूल निवासी के रूप में सामूहिक कृषि भूमि पर अधिकार रखता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बोलेंगे। ठीक ना। फिर अगला है, देखते हैं अगला काश्तकारों के वर्ग के अंतर्गत तीसरा है दर रैयत। ऐसा काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, दर रैयत बोलेंगे। यानी यह क्या है, किसी रैयत के अधीन है। यह जो है काश्तकार और रैयत जो क्या है, रैयत के अधीन है, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, दर रैयत बोल रहे हैं। और चौथा नंबर जो है काश्तकारों का है, वह है मुंडारी खूट कट्टीदार। इसके अंतर्गत जो है मुंडा जनजाति का वह सदस्य आएगा जो जंगल भूमि को जो है कृषि जोत में परिवर्तित करने का अधिकार रखता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुंडारी खूट कट्टीदार। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं हम लोग, धारा 5 और धारा 6। तो धारा 5 जो है, एक्ट 5 जो है, वह है भूधारक का अर्थ। धारा 5 के अंतर्गत जो है भूधारक का अर्थ है, यानी वह व्यक्ति जिसने भूमि का धारण किया हो, उसे ही क्या बोलेंगे, भूधारक बोलेंगे। ठीक है। फिर धारा 6 के अंतर्गत रैयत का अर्थ है। रैयत क्या होगा, जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि का धारण किया हो, उसे ही क्या बोलेंगे, रैयत बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 7 के अंतर्गत जो है खूट कट्टी अधिकार युक्त रैयत है। ठीक है। वह रैयत जो गांव के मूल निवासी के रूप में सामूहिक कृषि भूमि पर खेती करने का अधिकार रखता हो, यानी उनके पूर्वज यानी पूर्वजों द्वारा जो है जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया हो, उसे ही क्या बोलेंगे, खूट कट्टी अधिकार युक्त रैयत बोलेंगे। यह धारा 7 के अंतर्गत है। ठीक है। अब धारा 8 देखते हैं, एक्ट 8। इसमें है मुंडारी खूट कट्टीदार। ठीक। मुंडा जनजाति का वह नर सदस्य, याद रखिएगा, नर सदस्य जो वनीय भूमि को कृषि जोत में परिवर्तित करने का अधिकार रखता हो, उसे ही क्या बोलेंगे, मुंडारी खूट कट्टीदार बोलेंगे। इसके अलावे ऐसी भूमि जो मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रहा हो, वे वंशज क्या कहलाएंगे, मुंडारी खूट कट्टीदार कहलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पुरुषों सदस्य में बोल रहा हूँ, सारे पुरुष सदस्य। ठीक है। अब हम लोग जो है अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3, इसमें जो है भूधारक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इसमें जो धारा है, धारा 9 से लेकर धारा 15 तक की धाराओं को हम लोगों को देखना है। तो धारा 9 में जो है भूधारक के अधिकार
की व्याख्या की गई है। ठीक है, धारा 9 के अंतर्गत क्या है, भूधारक के अधिकार की व्याख्या है। इसके अनुसार भूधारक ऐसे लगान को धारण करता है जो अस्थायी बंदोबस्त में निर्धारित किया गया हो। मैंने अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तथा इस लगान में वृद्धि का उत्तरदायी नहीं होगा। वही जो है भूधारक का अधिकार है ये सारा। ठीक है, यानी इस धारा के अंतर्गत जो है भूधारक को जो है लगान एक निर्धारित मात्रा के रूप में मिलेगा, यानी निर्धारित रुपये के रूप में मिलेगा, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, अब अगले धारा की ओर बढ़ते हैं हम लोग, धारा 9 क यानी कि 9A की ओर। ग्राम का मुखिया या भूधारक लगान में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन ऐसी वृद्धि उपायुक्त यानी डीसी के अनुमति से ही मान्य होगा। यानी कि ग्राम का मुखिया और जो भूधारक है वह लगान में तभी वृद्धि कर सकता है जब उपायुक्त यानी डीसी जो है उसके लिए अनुमति दे। धारा 9 क के अंतर्गत यह है, 9A के अंतर्गत। अब हम लोग जो है धारा एक्ट 10 देखते हैं। इसमें क्या है, ऐसा कोई भूइयर जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 यानी 1869 का बंगाल अधिनियम संख्या 2 के अनुसार रजिस्टर में दाखिल हो तो वह अपनी भूधृति यानी भूमि के लगान में वृद्धि का दायी नहीं होगा। यानी अगर भूइयर की जो ज़मीन है वह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार जो है रजिस्टर में दाखिल हो, यानी कि रजिस्टर में जो है उसे पंजीकृत किया गया हो, तो उसका जो लगान है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है एक्ट 11 को देखते हैं। यदि कोई भूधारक अपने किसी भूभाग का विक्रय या दान करता हो तो यह हस्तांतरण जो है भूस्वामी के कार्यालय में पंजीकृत कराना आवश्यक है। यह धारा 11 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला है धारा 12, भूधृति यानी भूमि के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया जो होगी वह धारा 12 के अनुसार होगी। ठीक है, फिर धारा 13 को हम लोग देख लेते हैं। भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, एक्ट 13 के द्वारा किया जाएगा। एक्ट 14 को हम लोग देखते हैं। कोई पुनः ग्रहण यानी पुनः प्राप्ति योग्य जमीन जिनको जमीन दी गई है, यानी हम किसी को जमीन दिए हैं, से पुनः ग्रहण की स्थिति में और उससे हमको वापस लेना है पर पुनः ग्रहित हो जाएगी, यानी वह उससे हमको फिर वापस वह जमीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, पट्टे यानी लीज पर दी गई भूमि पर जहाँ निवास गृह, अस्थाई भवन, अस्थाई उद्यान, बगान, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन है, स्थापित किया गया हो तो पुनः ग्रहण पाने वाले का पुनः ग्रहण का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में समान स्थिति में हम जमीन जो है पुनः पा सकते हैं, लेकिन अगर हम लीज पे दिए हैं और ये सारे कंडीशन अप्लाई हो गए हैं तो हमें ज़मीन जो है या ज़मीन का अधिकार जो है नहीं मिलेगा। अब अगला धारा देखते हैं 15, भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति यानी स्पष्टता, यानी उसे जो है स्पष्ट किया गया है किसके अंतर्गत, तो धारा 15 के अंतर्गत। तो अध्याय 3 तक जो है यही कंप्लीट होता है। अब अगले अध्याय 4 को हम लोग पढ़ेंगे।